काफ़ी बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में अपनी लाइफ बनाई है, ठीक है। और आज वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर में है प्रदीप यादव, ठीक, आलाप क्षीरसागर, ठीक। एक और लड़का था, उसको भी काफ़ी कुछ रिसर्च में आगे रहा है। तो ग्रेविटेशन ओके, ग्रेविटेशन की शुरुआत जो है उसमें एक तरह से जिनका एस्ट्रोनॉमी में ध्यान रहता है, उनकी हॉबी रहती है, तो क्या होता है कि वो अपने आप को देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें जो है वो कैसे घूम रही है। क्या सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, क्या सारे प्लेनेट्स जो है वो स्थिर है, अर्थ स्टेशनरी है कि सन स्टेशनरी है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क थे। तो लगभग आज से 2700 साल पहले, 2600 साल पहले जो है वो थेल्स करके एक साइंटिस्ट हुए, और उन्होंने जो कंसेप्ट बोला, उन्होंने बोला कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल, अर्थ स्फेरिकल, ठीक है। अधिकतर प्लेनेट जो है स्फेरिकल है। पाइथागोरस जो आया उसने लोगों को ये बताया कि पूरी यूनिवर्स स्फेरिकल है। फिर उसके बाद में एक्सागोरस आया, इसने ये बताया कि अर्थ स्टेशनरी है ना, और उसके अराउंड जो है वो सन रिवॉल्व। ये आज से 2600 ईयर पहले के लगभग फर्स्ट 200-300 ईयर्स में काम हुआ इन तीनों। फिर उसके बाद में केपलर का टाइम आया। केपलर जो है इसने मेनली क्या बताया, प्लैनेट्स के मोशन को बताया, है ना। इसके पहले और भी बहुत साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने, उनका थॉट क्या था कि अर्थ स्टेशनरी है और सन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड अर्थ। सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एंड अर्थ इज स्टेशनरी, है ना। ये इनके कंसेप्ट्स थे, ठीक है। इसमें जो जैन फिलॉसफी है, जैन सिद्धांत है, वो जैन सिद्धांत ये बोलता है कि अर्थ एक थाली की प्लेट जैसी, यानी थाली जैसी, मतलब एक पतली प्लेट है ना, और वो क्या है, बहुत बड़ी है, और ये रेस्ट में, और इसके अराउंड सन जो है वो इस तरह के स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व होता है, अंदर की तरफ आता है, उसकी रेडाई कम होती होती जाती है और अंदर की तरफ आता है, और फिर वो उसकी रिवर्स मोशन शुरू होता है। एंड देयर आर टू सन, यानी कि आज अगर मंडे है तो आज जो सन निकलेगा वो अपने को एक दिन बाद दिखाई देगा, ट्यूसडे को दूसरा सन। तो यहाँ पर अल्टरनेट डेज चलता है, MWF-TTS, समझा, करेक्ट। इस तरह की सिचुएशन फिर और चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जैन फिलोसफी है उसमें भी यही माना गया कि अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, बट इसका शेप जो है उन्होंने क्या कहा, फ्लैट माना, थाली की तरह है, ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद में दो सन जो है वो क्या होते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं, और दोनों का पाथ क्या होता है, स्पाइरल होता है।
दोनों इस तरह से रिवॉल्व होते रहते हैं। ये हुआ हमारा, अपने संस्कृति में भी जो है ना वो इन प्लैनेट्स के मोशन के बारे में ये तो 2600 साल पहले बताया, लेकिन इनको हजारों लाखों साल पहले ये सारी चीज़ें पता थी और उसके हिसाब से वो गणना करते थे। तो कुल मिलाकर एस्ट्रोनॉमी के ये जो शुरुआत के लोग हैं जो कि आज से 2600 साल पहले ये सारी चीज़ें बता रहे थे, हमारे धर्म ग्रंथों में इनके बारे में बहुत पहले से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आया गैलीलियो न्यूटन एंड केपलर। तो केपलर का पहला थॉट क्या था? केपलर ने क्या करा, मोशंस के बारे में बताया। इसको मैं एट द एंड ऑफ ग्रेविटेशन आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा केपलर्स लॉज के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो कुल मिलाकर यहां पर केपलर जी जो है, इसका मेन कंसेप्ट क्या था बेटा? इसने मोशन ऑफ प्लैनेट को डील करा, मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में बताया, है ना। उसने ये बोला कि सन क्या है? स्टेशनरी है। इसके पहले तक थॉट अलग थे। थॉट ये थे कि सन आर रिवॉल्विंग एंड अर्थ इज स्टेशनरी। इसने क्या बताया दोस्त? सन इज स्टेशनरी एंड ऑल प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन कर्व पाथ दैट मे बी आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल। समझी बेटा? तो यहां पर जो फर्स्ट 3 प्लैनेट्स हैं विच आर वेरी क्लोजर टू द अर्थ, है ना, अर्थ तक, सन से, ये तीनों प्लैनेट जो है वीनस, मार्स एंड अर्थ, ये तीनों के पाथ ऑलमोस्ट सर्कुलर हैं। उससे दूर वाले प्लैनेट्स जो हैं, है ना, उनके पाथ थोड़े बहुत इलिप्टिकल है। गॉट इट? तो केपलर्स के लॉज जो थे उसमें पहला लॉ ये था कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, है ना। बट जो क्लोजर टू द सन प्लैनेट्स हैं उनके पाथ क्या है? ऑलमोस्ट सर्क्यूलर। गॉट इट? समझा? ये पहला है। ये क्या बता रहा है? मोशन ऑफ द प्लैनेट बता रहा है। दूसरा लॉ जो था वो ये बोलता है कि स्पीड ऑफ द प्लैनेट जो है वो वेरी होती है। यानी प्लैनेट जो है जब सर्कुलर पाथ होगा ना तो स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर इलिप्टिकल पाथ होगा ना तो स्पीड क्या होगी? बदलती है। जब प्लैनेट सन से दूर होता है, इलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या है? ये सन ऐसा है और ये पाथ जो है कुछ इस तरह का रहेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी प्लैनेट की, और ये डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो जब प्लैनेट नियरेस्ट होता है सन के तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती, और जब प्लैनेट दूर होता है तो क्या होती है? स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो दूसरा लॉ जो है वो ये बताता है कि सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। वो ये बताता है कि प्लैनेट की स्पीड वेरी होती है। एंड द थर्ड लॉ जो तुम्हें अभी काम में आएगा वो है कि प्लैनेट के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड, जैसे पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाने का समय कितना है? 365 दिन। तो प्लैनेट के रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड का स्क्वायर मतलब क्या? टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2π/t। यानी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ओमेगा। यानी क्या आ जाएगा? ओमेगा की पावर -2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यानी एक तरह से ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे प्लैनेट संबंधी केपलर्स के लॉस थे। आया समझ? ये आज से लगभग 1500 साल पहले का, 1400 साल पहले का काम, केपलर्स का टाइम। ओके? तो कुल मिलाकर केपलर्स के जो लॉज हैं उसमें पहला लॉ है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल और सर्कुलर पाथ।
सेकंड लॉ है कि स्पीड ऑफ द प्लेनेट वेरी होती है, उसका एक रूल होता है, उसको भी हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है समझने के लिए। एंड थर्ड वन लॉ था जो कि इम्पोर्टेंट था कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन के क्यूब के। ठीक है, तो ये जब लॉ चल रहे थे, केपलर अपना काम कर रहा था, उसी समय न्यूटन भी अपना काम कर रहा था। न्यूटन ये सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है, केपलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। न्यूटन का दिमाग क्या काम कर रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या सोच रहा था न्यूटन कि ये आखिर क्या काम है। अब जो साइंस है उसमें हमें सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है ना। तो अगर मान लीजिएगा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है हेवी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है कि बहुत हेवी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है ना, क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत भारी है ना, उठा नहीं सकते थे। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, ये अर्थ हो गई। ठीक, अब अर्थ, अगर मैं ये बोलता हूं दोस्त कि अर्थ इज इन सर्क्यूलर मोशन, अर्थ इज इन सर्क्यूलर मोशन, आया समझ में। तो ये हमारा सन, अर्थ, अगर ये अर्थ का टाइम पीरियड t है, या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, या अर्थ की कांस्टेंट स्पीड क्या है बेटा, v है। ओके, तो अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है, बट सर्कुलर मोशन में होने के कारण, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, ये क्या है, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। अरे बेटा सर्कुलर मोशन है, अर्थ क्या है, एक्सेलरेटेड है। अर्थ क्या है, एक्सेलरेटेड है। तो जब अर्थ एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन देने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो हमारे न्यूटन भाई ने ये सोचा कि यार अर्थ है और हैवी चीज कौन है, मून तो नहीं हो सकती, सन है ना। तो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है ना, ये फोर्स उसको एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये फोर्स के बारे में उसको नहीं पता था, ये फोर्स के बारे में नहीं पता था। उसको क्या पता था, ड्यू टू सर्कुलर मोशन अर्थ इज एक्सेलरेटेड। चलो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज द रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स लग रहा है हमारे अर्थ पर वो किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। गॉट इट। एंड ये फोर्स के लिए कौन एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ और सन के बीच में इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो फोर्स बिटवीन सन अर्थ इंटरैक्शन किस पे लग रहा है, अर्थ पर। तो ये मास ऑफ अर्थ आएगा इनटू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। गॉट इट। अगर मैं ये फोर्स को देखता हूं तो एम, अभी मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। गॉट इट। तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं प्रोपोर्शनेट में क्या करता हूं, 1/r³ इंटू आर कर देता हूं। तो इसका मतलब दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, आर स्क्वायर। तो न्यूटन ने क्या करा, टेक्स एडवांटेज ऑफ केपलर। ओके, केपलर का एडवांटेज लिया और उसने ये बताया कि जो दो बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर। एंड डेफिनेटली इसमें और जो प्रोपोर्शनलिटी आएंगी वो क्या आएंगी, दोनों के मासेस के, दोनों के मासेस के। तो ये जो कहानी है ये आज से लगभग 3000 साल पहले से जो चली और लगभग 1500 साल लग गए। कहाँ तक आते थे ये, क्योंकि न्यूटन जो है वो आज से लगभग मेरे ख्याल से 500-600 साल पहले के इंसान। आया ना समझ में।
तो यहाँ पर आपको सिखाया क्या जाता है ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाने का एक तरीका तो है कि एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, जब दो हैवी बॉडीज के बीच में फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के मासेस के प्रोपोर्शनल होगा, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आया समझ में। तो मैंने यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया इन दोनों कंसेप्ट्स को, क्योंकि एक होता है ग्रेविटेशन पर आने का तरीका कि सबसे पहले केप्लर्स लॉस पढ़ाओ और फिर न्यूटन्स लॉस पढ़ाओ। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को मर्ज किया। ठीक, अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके बेटा, आप ध्यान से समझना। ठीक, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये लॉ क्या है, ये दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्शन नहीं होता। ठीक है बेटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज बोलना जरूरी नहीं है, गलत है। टू बॉडीज बोलना गलत है। टू पॉइंट लाइक मास या पॉइंट मास, है ना। टू पॉइंट मास इज डायरेक्टली proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Got it? जो मेन मुद्दे की बात है ना वो ये है, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये। ठीक, तो अगर मैं ये दो पॉइंट मासेस है ना, तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 and this is force exerted by 1 on 2। आया समझ में? These two forces are acting in opposite direction, both are equal and opposite। Okay, that's why this force is also known as न्यूटोनिक फोर्स, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो यही है कि दो फोर्सेस जो है वो पेयर में आते हैं और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बट दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर। आया समझ में? बिकॉज बोथ आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो बेटा यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 आ गया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आया समझ में? G को यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। ठीक है, G किसके ऊपर डिपेंड करता है, G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन बॉडीज। जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है ना, उन बॉडी के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बोथ आर कैप्ट इन वाटर और एयर और एनी अदर मीडियम, द G विल बी द सेम। आया ना समझ में? अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैवेंडिश करके एक साइंटिस्ट था, उसने निकाल कर दी थी। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके करा था, वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी उसका हम इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें मतलब यही है ना, उसको समझने से हमें फ़ायदा नहीं। तो
द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट लाइक मासेस, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पॉइंट मास, पॉइंट इज मैथ्स, दैट मैथ्स इज इक्विवेलेंट टू पार्टिकल इन फिजिक्स। पॉइंट इज मैथ्स, पॉइंट मैथ्स में आता है और फिजिक्स में क्या आता है, पार्टिकल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बॉडी जिसका साइज बहुत छोटा उसको हम पॉइंट मास कहेंगे। वी कैन कंसीडर इवन अर्थ एंड सन एज ए पॉइंट मास, क्योंकि हमने सबसे पहले तो यही देखा ना कि अर्थ और सन के बीच में फोर्स क्या है, उनके मासेस के प्रोपोर्शनल है ना। तो विच बॉडी इज द पॉइंट मास? इफ वी have to find the force between this rod and this mass. This rod has mass m1, this point has mass m2, the length of rod is l, the distance between this end and this end is r. तो अगर आप ये मानते हो कि ये फोर्स क्या होगा, g m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, अगर कोई खुश नसीब है तो वो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्या बताएगा, r प्लस l बाई 2 का होल स्क्वायर। बट माई डियर, इट इज योर बिग फ्रॉड। ये रॉन्ग है, पूरा रॉन्ग को भी रॉन्ग कर देते हैं। ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है। द फोर्स बिटवीन अ रॉड एंड पॉइंट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा डायरेक्टली? क्योंकि रॉड इज नॉट ए पॉइंट मास। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन ये आता है कि विच बॉडी इज ए पॉइंट मास। अगर मैं बोलता हूं कि दो शीट्स हैं, सपोज एक ये वाली वॉल है और एक ये वाली वॉल है, ये दोनों वॉल्स जो हैं इनके बीच में फोर्स क्या होगा, इसका मास m1 इसका मास m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस d। तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज वी कैन नॉट कंसीडर रॉड एज ए पॉइंट मास, वी कैन नॉट कंसीडर सिलेंडर एज ए पॉइंट मास, वी कैन कंसीडर स्फीयर एज ए पॉइंट मास, है ना। So why this sphere is a point mass? The reason is what? The intensity of gravitational field surrounding to sphere is inversely proportional to r square, है ना। ये चीज जो है वो आगे आएगी। और ग्रेविटेशन अगर आपने जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ ना वो सीख लिया, तो आपको मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कि बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 30 to 40% के बीच में खत्म हो। आया समझ में? कभी कभी क्या है, शुरुआत में मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ग्रेविटेशन में क्या आता है बेटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता है, और सेम टू सेम चीज है, फॉर्मूले भी सेम है बेटा। मास की जगह क्या आ जाता है, चार्ज, m की जगह q, g की जगह k, ये g कांस्टेंट है ना, उसकी जगह 1/4πε0। तो सेम टू सेम है पूरा के पूरा। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि इसको अभी से समझो, है ना। वो समझ लिया तो तुम्हें ड्वेल फायदा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा। तो अभी सबसे मुद्दे की बात है कि विच ऑब्जेक्ट इज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। तो योर आंसर विल बी व्हाट? द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच intensity of gravitational field is inversely proportional to r square। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सराउंडिंग में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब तुम्हें ये भले से अभी नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज द न्यू टर्म इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, लेकिन आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं ये चीज सिखाने वाला हूँ। क्योंकि चीज का आंसर पूरा हो जाए इसलिए मैंने बताया। अभी तो तुम ये बोल सकते हो ना कि स्फीयर इज ए पॉइंट मास, है ना, लेकिन स्फीयर के सराउंडिंग में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, r स्क्वायर के। तो दैट इज द कंप्लीट थ्योरी
अब अभी यहां पर आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी तक का बहुत ही सिंपल मामला चल रहा था, ये भी इजी ही मामला है, करेक्ट। तो लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स having masses m1 and m2. Let its position vector is r1 vector, let its position vector is r2 vector, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r। अगर मैंने बोला m1 ने m2 पर कितना फोर्स लगाया, आप बता सकते हो, आप बता सकते हो कि m2 ने m1 पर कितना फोर्स लगाया। लेट इट इज एट a, लेट इट इज एट b, है ना। तो ए बी वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, r के बराबर। आया समझ में, दोनों के बीच की डिस्टेंस का मतलब ए बी वेक्टर का मॉड, ये किसके बराबर है, आर के बराबर। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इसको एफ ए बी लिख देता हूं, चलो। तो दैट इज एफ ए बी, इसका मैग्नीट्यूड होगा जी m1 m2 अपॉन ए बी का स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्मेट की बात करूंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, ए बी वेक्टर आएगा, किधर आएगा, ये इधर हेडेड होगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनटू यूनिट वेक्टर ए बी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ए टू बी हेडेड। इसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, तो ये आएगा बी ए वेक्टर, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड इनटू यूनिट वेक्टर बी। गॉट इट। अब इससे ये समझ में आता है कि यूनिट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर बी। इससे ये समझ में आता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज और इन्वॉल्व हो जाती है, और वो क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो डायरेक्शन आ जाती है उसमें। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ओनली ये पढ़ा कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसकी हिस्ट्री कैसे आती है, ठीक। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो मासेस हैं, एक का मास ए में और दूसरे का मास 10 में। Two masses A and B are placed at distance r apart. Find, first question है, ratio of force exerted by B on A to the force exerted by A on B। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ A इज टू एक्सेलरेशन ऑफ B, ये भी निकाल, ये दूसरा क्वेश्चन, ओके। बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो आइडेंटिकल स्फीयर है, टू
identical sphere of radius small r, density rho. टू आइडेंटिकल स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, डेंसिटी रो है, और उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 10r. 10r इज द डिस्टेंस बिटवीन their centers. Find F is proportional to, उन दोनों के बीच में फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा. ए आंसर है आर स्क्वायर के, बी आंसर है आर की पावर -2 के, सी आंसर है आर की पावर 4 के, डी आंसर है आर की पावर -4, है ना. फोर्स किसके प्रोपोर्शनल लगा, ये ऑप्शन से ए बी सी. ठीक. नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, आवाज नहीं, तीसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम इज divided into two parts. एक बॉडी जिसका मास कैपिटल एम, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा. एक का मास है एम एंड दूसरे का मास है एम माइनस एम, है ना. कैपिटल एम मास है तो एक का मास स्मॉल एम आएगा, दूसरे का मास एम माइनस एम आएगा. फाइंड the ratio of m upon m minus m so that force between them becomes maximum when they are separated by सर्टेन डिस्टेंस. उनको हम सर्टेन डिस्टेंस सेपरेट करने पर उन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, उसके लिए आपको क्या करना है, स्मॉल एम और एम माइनस एम का रेशियो निकालना है. तो ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बेसिकली कौन से वाले कंसेप्ट पे दिए, ए फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के कंसेप्ट के ऊपर दी है ना, और उसको आप सॉल्व करके देखिए. वाला क्वेश्चन क्या था, ये दो मासेस से एम और 10m के, उनके बीच में अपने को क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है ना. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ये होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन, वो किसके बराबर होगा, जी एम इंटू 10m अपॉन आर. सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, वो भी क्या होगा, जी 10m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. तो आपको जब इसका रेशियो निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1. अब यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ देम, रेशियो. तो यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A will be equal to mass of A into acceleration of A. इसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड बाय A on B, B पे लगने वाला फोर्स है तो वो क्या होगा, मास ऑफ B into acceleration of B, that is also 1. तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ A to एक्सेलरेशन ऑफ B का रेशियो क्या आता है, 10:1. जिसका मास कम है ना उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मास कम है तो ये उतने ही सेम फोर्स से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड रहेगा. तो ये एक इजी क्वेश्चन था. दूसरा वाला भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है. हम लोग इसमें ये बोलना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है. तो योर आंसर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये दो बॉडीज हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, जी पहले का मास इंटू दूसरे का मास अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यस और नो? जी मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 100 आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, जी इंटू 16/9 पाई रो स्क्वायर अपॉन 100 इंटू आर टू द पावर 4। So force is directly proportional to r to the power 4. This will be the answer. क्योंकि वहां पर दो बॉडीज जो है ना उनके साइजेस भी r के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर कब होता, जब ये रैंडम साइज के होते और वो r का फंक्शन नहीं होता। आया समझ में? एक और चीज कि ये दोनों बॉडीज जो है स्फेरिकल है, सो वी कैन कंसीडर देम एज ए पॉइंट मास। गॉट इट? तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था, ओके, अ बॉडी ऑफ मास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तेरे पास कैपिटल एम मास की बॉडी है रे, तेने उसको एक स्मॉल एम में तोड़ा और दूसरा m माइनस एम में तोड़ा। तेरे पास एक लड्डू था, उसका एक पीस था छोटे स्मॉल एम का और दूसरा था m माइनस एम का, और दोनों को तूने एक सेपरेशन पर रखा r। अब तेरे को उनके बीच में फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, बट इट इज बेसिकली किसका फंक्शन है, m का, स्मॉल m का, है ना। अगर ये स्मॉल m कैपिटल m/4 है तो ये 3m/4 होगा। अगर ये स्मॉल m कैपिटल m/3 है तो ये 2m/3 होगा। ये स्मॉल m कैपिटल m/2 है तो ये भी कैपिटल m/2 होगा। तो फॉर व्हाट स्प्लिट डिवीजन ये दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा। तो फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में बताओ, g स्मॉल m कैपिटल m माइनस स्मॉल m अपॉन r। फोर्स क्या होगा बेटा, g mm माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम ही तो वेरिएबल है। तो जब किसी चीज को मैक्सिमा मिनिमा करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। df बाई dm निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएट करेंगे। g बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये क्या होगा, कैपिटल एम स्मॉल एम का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1। कैपिटल एम इज अ कांस्टेंट, स्मॉल एम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एम क्या आएगा, 1 माइनस 2m। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा df बाई dm कितना होगा, 0। तो क्या आएगा, कैपिटल एम माइनस 2m इक्वल टू 0 होगा, यानी स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल m/2। तो इसके लिए इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल m/2, इसकी वैल्यू m माइनस m/2, दैट मीन्स m/2 बाई m/2 दैट इज 1। तो स्मॉल एम और कैपिटल का एम का रेशियो क्या आया, 1:1। अब हमें क्या करना है, एक रॉड और एक मास के बीच में फोर्स निकालना है। यानी क्या है, एक पॉइंट मास, तेरा इरेजर दे दे, तो यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस रॉड एंड दिस पॉइंट मास। पहली केस में क्या होगा कि रॉड की एक्सिस पर वो पॉइंट मास रखा होगा, दूसरी केस में क्या होगा, रॉड के एंगल बाइसेक्टर पर वो पॉइंट मास रखा होगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना। अब अगेन यहाँ पर अगर हमने इनके मासेस दिए और मैंने आपको तो थ्योरी में बता दिया था कि ये जो फोर्स होगा वो न्यूटन्स लॉ से डायरेक्टली लगाकर नहीं निकलेगा, आपको ब्रेक्स में लगाना पड़ेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। दिस इज ए रॉड, बिल्कुल आवाज नहीं। इस रॉड का मास है m, इसकी लेंथ है l, यूनिफॉर्म मास है।
और इसके एंड पर यहां पर एक मास रखा है m0, ये डिस्टेंस है r, है ना। आपको क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन दैट टू, एंड आपको पता है कि दिस फोर्स इज नॉट इक्वल टू g व्हाट m0 अपॉन, बोलो, r प्लस l/2 का स्क्वायर, ये नहीं। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट कंसीडर रॉड एज ए पॉइंट मास, समझे, रॉड को पॉइंट मास नहीं ले सकते दोस्त, तो न्यूटन्स लॉ जो है वो डायरेक्टली नहीं लगेगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कि रॉड इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। तो रॉड में यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया जिसकी लेंथ है dx, इसका मास dm होगा। मास dm क्या होगा, मास m है लेंथ l का, तो dx लेंथ का मास क्या होगा, इतना। नाउ यू कैन फाइंड बेटा द फोर्स बिटवीन दिस पॉइंट मास एंड दिस पॉइंट मास, ये न्यूटन्स लॉ से निकला जा सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, फोर्स बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड m0, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, df की वैल्यू क्या होगी, g dm इंटू m0 अपॉन x स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट, g m0 dx बाय l इंटू एक्स स्क्वायर। आया समझ में? तो पहले पूरी बॉडी के बीच में नहीं, रॉड के एक छोटे से एलिमेंट और उस पॉइंट मास के बीच में फोर्स निकाला। ये फोर्स कहाँ आया, इधर आया। दूसरा एलिमेंट भी लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी। तो df की डायरेक्शन क्या है, सेम है फॉर होल रॉड, पूरी रॉड के लिए ये df की डायरेक्शन। तो इसलिए टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ df करना पड़ेगा अंडर ए सुटेबल लिमिट। गॉट इट? तो टोटल फोर्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df में g m m0 बाय l बाहर, इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x की पावर -2 dx, लिमिट x इज रेंजिंग फ्रॉम r से r प्लस l तक। सो इट इज फोर्स इज इक्वल टू g m m0 अपॉन l। दो बार अगर घर पे सॉल्व करोगे ना तो याद आ जाएगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1, लिमिट इज r टू r प्लस l। ओके, तो a फिजिकल टू क्या आ गया, g m m0 बाय l, माइनस साइन बाहर, ये 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x में 1 अपॉन अपर लिमिट r प्लस l माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट r, एलसीएम लीजिएगा, माइनस g m m0 बाय l, एलसीएम आ जाएगा r इंटू r प्लस l, इधर आ जाएगा r माइनस l कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल और l से l कैंसल। तो द फोर्स इज फाइनली व्हाट, g m m0 अपॉन r इंटू r प्लस। गॉट इट? तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस मास और इस रॉड के बीच में फोर्स है ना, वो दोनों के मास तो आएंगे प्रोपोर्शनल, लेकिन इस पॉइंट का इस एंड से डिस्टेंस दैट इज r, और इस पॉइंट का इस एंड से डिस्टेंस दैट इज r प्लस l। एक एंड से डिस्टेंस इंटू दूसरे एंड से डिस्टेंस, ये हो जाता है। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, ये रॉड हो गई, अगेन द रॉड हैज मास m, लेंथ l, और यहां पर ये एक मास हो गया m0। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपको क्या निकालना है प्रणव बेटा, m0 और m के बीच में फोर्स निकालना है, और ये कहां पर है बेटा, एंगल बाइसेक्टर पर, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। तो तू बोलेगा सर वी कैन नॉट डिटरमाइन बाय यूजिंग पॉइंट मास। ओके, हम उसको पॉइंट मास यूज करके नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा,
हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि रॉड इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। ये x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट आ गया जिसकी लेंथ क्या आ गई, dx। आया समझ में? अब ये dx का मास कितना होगा, dm। dm क्या होगा, m मास है l लेंथ का और उसकी लेंथ है dx, है ना। अब क्या होगा, फोर्स बिटवीन m नॉट एंड dm, क्योंकि dm कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास, तो इन दोनों के बीच में फोर्स आता है। df फिजिकल टू क्या होगा, g m नॉट dm अपॉन ये डिस्टेंस है r, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा ना इस m नॉट पर, वो किसके बराबर होगा, g m नॉट इसका मास इंटू dm अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस क्या है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पॉइंट है अगर P, ये पॉइंट है अगर Q, ये रॉड है AB, तो ये फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, अलोंग PQ। ये फोर्स इधर डायरेक्टेड होगा। पिछली बार सारे फोर्स की डायरेक्शंस क्या आई थी, सभी फोर्स इधर की तरफ ही हेडेड थे क्योंकि dm यहां पर था। अभी यहां पर चेंज क्या हो गया पता है, द df की डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ये df की डायरेक्शन जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यहां पर तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगा तो तेरे को सिमेट्रिसिटी से एक चीज समझ में आएगी कि यहां पर भी एक छोटा सा एलिमेंट dm होगा, उस पे भी फोर्स क्या लगेगा, df लगेगा। अब अगर तेरे को नेट फोर्स निकालना है इस मास पर इस रॉड के कारण, तो ये जो df है उस df का अगर मैंने ये एंगल थीटा माना तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, df cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, df sin थीटा। एंड सेम इज इधर भी एक सिमेट्रिसिटी से एक और df फोर्स लगेगा, ये एंगल थीटा होगा तो df का ये कंपोनेंट क्या होगा, df cos थीटा, और df का ये कंपोनेंट क्या होगा, df sin थीटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पिछली बार के क्वेश्चन में df की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, df की डायरेक्शन चेंजेस एज वी मूव अलोंग रॉड। अगर मैं इस dm को पूरी रॉड में ले जाता हूं तो df की डायरेक्शंस क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो यहां पर df के 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, df sin थीटा एंड df cos थीटा। ये df sin थीटा जो है ना, वो df sin थीटा से क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, और df cos थीटा और df cos थीटा क्या हो रहा है, सम अप हो रहा है। तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे y डायरेक्शन में, और वो क्या होगा, df cos थीटा का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट जो है, जैसे अपन ने रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिया था, -L/2 से +L/2 तक ले सकते हैं, या फिर हम इसको डबल कर देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से L/2। गॉट इट? सुनो, क्योंकि इधर वाले जो पार्ट है उसका सेम पार्ट इधर होगा, तो मैं लिमिट कहां से कहां तक लूंगा, 0 से L/2 तक ही लूंगा। समझ में आ रहा है? और उसमें क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 2 बार 0 to L/2 इंटीग्रेशन की लिमिट है। df की वैल्यू क्या है, g m नॉट, dm की वैल्यू रख रहा है, अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और है क्योंकि dm की वैल्यू में dx है, अपॉन l भी है बेटा, है ना। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ डी एक्स। समझा? तो टोटल फोर्स का y कंपोनेंट ही आएगा, x कंपोनेंट तो जीरो है, उसमें से जो कॉमन आते हैं उनको बाहर निकाल देता हूं। 2g m m नॉट अपॉन एल आर, ये सब कांस्टेंट है बेटा, 0 टू l बाई 2, बचता क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या आ रहा है 3 बाई 2। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन किसको आता है जिसको सब्स्टिट्यूशन आता है। तो इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना, x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, r तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसके बाद में मैं इधर आ जाता हूं, एफ वाई की जगह क्या लिखूंगा 2g m नॉट r अपॉन एल, इंटीग्रेशन dx की जगह क्या आ गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थोड़ा सा दिमाग बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज जो आ गई है वो क्या आ गई है आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर 3 बाई 2 है, तो इट विल बी आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2g m नॉट, ये r और ये आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्या बचेगा जस्ट r, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा, ऊपर आकर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस का साइन थीटा। अब इसको x की टर्म्स में लिखना बाकी है। तो यहां पर अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा एफ वाई इज इक्वल टू 2g m नॉट अपॉन एल इंटू आर, साइन थीटा को x में, तो टेन थीटा क्या है x बाय आर है, यानी परपेंडिकुलर x से बेस r है, तो साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर x आएगा और हाइपोटेनियस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये x के फॉर्म में आया तो लिमिट क्या आएगी पुरानी वाली 0 से l बाई 2। ओके, इसके बाद में मैं ऊपर पहुंच जाता हूं बेटा, यहाँ पर तो फोर्स आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2g m नॉट अपॉन एल आर, जहां जहां एक से वहां r बाई 2 रखना पड़ेगा, सॉरी l बाई 2 रखना पड़ेगा, तो l बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह 0 यानी 0, ये 2 से ये 2 गया, ये L से ये L गया, तो फोर्स नेट आ रहा है G m नॉट अपॉन R इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ। दिस इज योर आंसर। और ये कहां पर हेडेड होगा नेट फोर्स हेडेड होगा इधर, ये है एफ वाई। गॉट इट। अब तुम बोलोगे कि इतना बड़ा, ये सब चीजें जो है ना वो कॉन्फिडेंस देती है, ये हमें एक एक कंसेप्ट क्लियर करती है। आपको लर्न करना है अगर इसको, तो डायरेक्टली मेथड है कि ए फिजिकल टू क्या होगा जी, एक का मास दूसरे का मास, एक का मास दूसरे का मास, इनटू इसकी सेंटर से डिस्टेंस और इनटू इसकी एक एंड से डिस्टेंस। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है r, और इसकी इस एंड से डिस्टेंस क्या आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 की पावर। गॉट इट। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। फाइंड द फोर्स बिटवीन अ क्वार्टर सर्कुलर रिंग, ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग है,
इसका मास a में, इसकी रेडियस r है, समझी? और इसके यहां पर एक मास रखा है m0। इनके बीच में फोर्स निकालना है, फोर्स बिटवीन दिस टू। आया समझ में? पहला क्वेश्चन क्या था, एक रॉड थी, उसके अलोंग एक पॉइंट मास रखा था। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट मास है। अब इस रॉड को हमने एक तरह से बैंड कर दिया, क्वार्टर सर्कल, इवन सेमी सर्कल में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या एक आर्क में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अभी मेरा क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। गॉट इट? समझा? तो बेटा यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस होगी ना, वो क्या होगी, हमने पिछली बार क्या करा था, रॉड को कई छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर माना था, जिसकी लेंथ थी dx। यहाँ पर मैं रॉड को, ये रिंग को कई छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान रहा हूँ, जिसमें एक का जो एंगल सबटेंडेड है वो d थीटा है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, r d थीटा, और इसका मास कितना हो जाएगा, d। समझ में? तो यहाँ पे रिंग कई छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी है, जिसके मास क्या है, dm 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 है ना? अब अगर हम dm निकालना चाहते हैं तो मास m कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ आएगी पाई r बाई 2, या मास m कितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई बाई 2। तो मास पर यूनिट एंगल ये है, और इसका एंगल क्या है, d। तो ये इसका मास आया। गॉट इट? इसका मास जो है वो क्या आएगा, मास पर यूनिट एंगल इनटू एंगल। अब हम निकालेंगे फोर्स बिटवीन dm एंड m0। तो वो फोर्स क्या होगा, df, और वो फोर्स क्या होगा, g dm इंटू m0 अपॉन r स्क्वायर। समझा? तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या आएगा, df इधर आएगा, और वो किसके बराबर आया, ये आया। df किसके बराबर आया, देखो सभी क्वेश्चन में ऐसे ही किया जा रहा है, m m0 अपॉन पाई बाई 2 पर आ गया, r स्क्वायर एंड d। समझा? नाउ दिस फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स। ओके, क्यों? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में df लगा रहे हैं। तो इस फोर्स के क्या होंगे, इस फोर्स के क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। वन कंपोनेंट इज df cos theta and second component will be df sin theta। आया समझ? तो यहां पर df की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। कब? जब हम अलग अलग जगह ले जाएंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ये df की डायरेक्शंस क्या हुई थी, चेंज हुई थी, तो इसलिए मैंने कंपोनेंट्स लिए थे। अभी भी इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा, df cos थीटा करना पड़ेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से पाई बाई 2। df की जगह क्या है दोस्त, 2g m0 अपॉन पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2। ये इजी है। इसमें से 2g m0 अपॉन पाई r स्क्वायर बाहर आ गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा, लिमिट क्या होगी, 0 टू पाई बाई 2। 2g m0 अपॉन पाई r स्क्वायर sin थीटा में अपर लिमिट हो जाएगी sin 90 माइनस sin 0। पूरी रिंग को कवर करना है ना, इसलिए अगर मान लो पूरी सेमी रिंग होती तो क्या आंसर आता है, 0 टू पाई। समझा? तो ये साइन 0 इज 0 होता है, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। तो इस तरह से अपन को आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एम एम नॉट अपॉन
पाई आर स्क्वायर। एंड सेम एज एफ वाई भी एफ एक्स के बराबर आएगा, लेकिन एफ वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ एक्स के बराबर ही होगी, है ना। वो क्या होगा? 2gm m0 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एफ एक्स और एफ वाई, सुनो, एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या है? बराबर है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? उनके एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। और रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा दोस्त? अंडर रूट ऑफ क्या होता है? एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, यानी √2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो नेट फोर्स इज 2√2 gm m0 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, और वो कहां पर आ रहा है? वो कहां पर आ रहा है? अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ये सारे फॉर्मूले को आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, और इसकी एक मेथड भी है, ठीक है। इसका डायरेक्ट मेथड है, जैसे हर बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, तो वो क्या होगा? gm m0 अपॉन आर स्क्वायर, gm m0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ θ/2 अपॉन θ/2, ठीक है। साइन ऑफ θ/2, थीटा क्या होगा यहाँ पे पता है? 90 π/2। देखो रे, साइन ऑफ θ/2 अपॉन θ/2, ये क्या आएगा? साइन ऑफ θ/2 यानी π/4, यानी क्या आ जाएगा? 1/√2 अपॉन θ/2 यानी π/2। π/2 2 चक्कर ऊपर आएगा, ठीक है। आया समझ में? इसमें ये वाला आंसर आपको आता है, ठीक है। इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा बेटा, तब जाकर वो आंसर मैच होगा। हाँ, ये π/4 आएगा ऊपर, हाँ ठीक है, तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था आपका कंप्लीट कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा किसको? नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए।